कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया था, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आज का यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो क्या क्या यूज होता है कॉनकेव मिरर का, कहाँ पे यूज होता है। तो पहला टॉर्च में देखा हुआ है, टॉर्च जब बनता है ना तो उस लाइट के चारों तरफ एक प्लेट लगी होती है मिरर की, देखा है। आदिम जमाने का टॉर्च ले लो, अरे आदिम जमाने का मतलब पुराने टाइम का, हाँ। तो उसमें ना इतना बड़ा एक मिरर लगा होता था, मिरर फिट किया, फिर बल्ब बीच में फिट होता था ताकि बल्ब की जो लाइट की रिफ्लेक्शन है मिरर से पड़े और आपको अच्छा दिखे। तो उसमें घुमाने के लिए आता था ऐसे, फोकस एडजस्ट करने के लिए, इसीलिए आदिम जमाने बोले। तो यूज्ड इन द टॉर्चेस, टॉर्च में यूज होते थे इनके। सर्च लाइट आपको पता ही है, मूवी वूवी में देखे होगे, कैदी लोग ऐसे छुप छुप के भागता है, सर्च लाइट ऐसे फोकस करता है ना। और थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर दिए तो डांस का स्टेप हो जाएगा, नहीं होगा जी। वो काला चश्मा वाला एक गाना है, इसे किसे तो करता है, वो भूल रहा है स्टेप कैसे करता है, याद नहीं आ रहा। अगला, शांत रहो अभी, ठीक है, ऑनलाइन व्यूअर्स को डिस्टर्ब हो रहा है। अगला, व्हीकल हेडलाइट्स। व्हीकल हेडलाइट ये तो सबने देखा होगा। आपने देखा होगा व्हीकल की जब हेडलाइट खुलती है, खोल के देखोगे तब ना पता चलेगा ऐसा कैसे। तो सर्विस सेंटर में जाओ, हाँ, तो वहाँ देखेंगे ना, तो बल्ब जहाँ लगता है ना, बल्ब उसके चारों तरफ एक मिरर होता है, ठीक है, ऐसे वही मिरर है कॉनकेव मिरर। अच्छा, अब ये सब यूज कर रहे हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल लाइट में, क्यों यूज कर रहे हैं भाई, ताकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले। अब ये क्यों चाहिए, देखो, अगर हम यूज नहीं करेंगे टॉर्च में तो जानते हो क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं। ये लाइट देख रहे हो ना ऐसे, अगर ये लाइट के आसपास कुछ नहीं है तो ये लाइट स्कैटर कर जा रही है पूरे रूम में, ठीक है। अब मान लो तुम टॉर्च लेके निकले घर से, अंधेरी रात में कहीं जाना हुआ, टॉर्च यहीं जलाया, लाइट तो जल रही है बट तुम्हें दिख ही नहीं रहा आगे का। अब पूछो क्यों, इसी रीजन का बस दिख रहा है, क्योंकि लाइट इधर स्कैटर कर गई, इधर स्कैटर कर गई, इधर स्कैटर कर गई, तो लाइट दिखा ही नहीं। आप जब मिरर लगा देते हो तो मिरर क्या करता है, जितने लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रहे थे ऐसे, मतलब कुछ ऐसा समझ लो डायग्राम कि ये बल्ब है, लाइट इधर से जो यहां रिफ्लेक्ट हो रहा था ये इसको ऐसे लेकर आ जाएगा, ऐसे हो रहा था ऐसे लेकर आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा था ऐसे लेकर आ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो रहा था ऐसे, यानी कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेकर आ जाएगा। तो आपको एक जगह फोकस मिलेगा और आप देख पाओगे और अच्छे से चल पाओगे। तो व्हीकल्स के हेडलाइट में इस मिरर के लगाने का एक ही पर्पस है कि जब आप व्हीकल से चलते हो रात में, ठीक है, हाँ 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 तो जब नहीं सुनो, जब आप रात में चलते हो, ठीक है, एक कहावत याद आ रहा है, सुनसानी राहों पे अंधेरी रातों में सहनसा वाला, क्या था गाना, भूल रहे हो, है ना। अरे याद आ जाता है, मूवी खूब देखे ना इसी वजह से। अच्छा ठीक है, सुनो ना। तो हुआ क्या कि व्हीकल्स हेडलाइट में क्यों लगाया जाता है, गाड़ी स्टार्ट किया, चला दिया आपने, अब मान लो गाड़ी चलने लगी तो आपको दिखेगा ही नहीं आगे का, है ना। तो इसी वजह से हेडलाइट का जहां मिरर है चारों तरफ, ये सॉरी हेडलाइट है, उस ये जो बल्ब है इसके मिरर लगाया हुआ है इधर। मिरर लगाने से क्या होगा, लाइट को एक पैरेलल बीम मिल जाता है। ऐसा आजकल पता है सर्विस सेंटर वाले टू व्हीलर में क्या कर रहे हैं, हेडलाइट के ऊपर जैसे हेडलाइट लगा हुआ है ना, तो हेडलाइट में दो चीज़ें होती है, एक अपर होता है और एक लोअर होता है। अपर का मतलब लाइट ज़्यादा फोकस करेगा ज़्यादा दूर तक, लोअर का मतलब थोड़ा सा नीचे लेकर आएगा। तो जब अपर आप सिलेक्ट करते हो, अपर बटन दबाते हो, और जब लाइट सीधा जाता है तो जो उधर से गाड़ी आ रही होती है उसको दिख नहीं रहा होता, आपकी लाइट उसके चेहरे पे जाएगी, उसको कुछ दिखेगा नहीं, इधर जाना था इधर लेकर आ जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ने लगे। तो सर्विस सेंटर वालों ने क्या किया कि भाई कहीं भी रहो, गाड़ी तो हमारे यहाँ आएगी सर्विस सेंटर में रिपेयर होने के लिए या सर्विसिंग के लिए, तो उन्होंने एक स्टिकर लगाना स्टार्ट किया गाड़ी के हेडलाइट के ऊपर। अब जैसे होंडा है तो सीएन होंडा ने ऐसे लगा दिया, हॉरिजन होंडा ने लगा दिया, है ना, या फिर हीरो है तो राहुल हीरो, जमुना बजाज, ऐसे करके स्टिकर लगाने लगे। क्यों, क्योंकि अब जो पैरेलल लाइन जो अपर में सीधे जा रही थी किसी के चेहरे पे, वो अब वहाँ नहीं जाएगी, थोड़ा सा नीचे रिफ्लेक्ट होगी, यानी अब किसी के चेहरे पे जाने की बजाय उसके बाइक पे जाएगी या उसके व्हीकल पे जाएगी लाइट। तो एक्सीडेंट हाइट में अब छोटा हुआ, यहाँ एक्सेप्शनल केस कुछ भी हो सकता है।
अब हाइट में छोटा हुआ और पैर नीचे नहीं आ रहा जमीन में, तो ताड़ के पेड़ को किसने बोला है बाइक चलाने को? ठीक है बेटा, वो साइकिल है, ऐसे ऐसे करके आधा ऐसे फंसा के और चल लेते हो। ये बाइक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पेडल मार मार के और ऐसे दौड़ा कर फोन के बैठ गए और लेकर चल गए। हाँ बाइक भी देखो, ये सातिर खिलाड़ी है। मतलब तुम बाइक ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके और चलाते चलाते बैठ जाते थे। कौन सा? लूना? ओके चुप रहो अब तुम। अब देखो, आप समझ गए, बहुत समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सेविंग मिरर समझ आ गया, सेविंग और फाउंडेशन मिरर समझ आ गया होगा। अगला है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू यूज सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ अ पेशेंट। डेंटिस्ट यूज करता है। अब भाई तुम्हारे दांत के अंदर में दर्द है, अब तुम्हारा आ कर रहे हो, अब थोड़ी मुंडी ऐसे घुस जाएगा अंदर, नहीं ना, तो वो एक मिरर रखता है लंबा सा चम्मच जैसा, वो ऐसे डालेगा, हाँ वो देखेगा, हाँ यहाँ पे है, और वैसे निकाल देगा। ठीक है, अगर मिरर नहीं होगा तो पता चला गलत दांत निकल गया। अगला कंसेंट्रेट सनलाइट टू द प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। अब देखो ये बड़ा नया चीज है, इस पे ध्यान देना। ये सोलर फर्नेस पे आप देख रहे होंगे, सोलर फर्नेस क्या होता है? सोलर प्लेट आपने देखा होगा, तो वही सोलर प्लेट है जिस पे सन की लाइट पड़ती है और वो बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो इसमें अगर आप कॉनकेव मिरर लगा दोगे तो वो पूरी की पूरी लाइट, अब मान लो सन यहां है, तो यहां से लाइट आएगी ना, तो बहुत सारे ऐसी लाइट आएगी स्प्रेड होकर ऐसे। ठीक है तो अब इसको भाई एक जगह कैसे लाओगे? तो यहां पे हम एक मिरर लगाएंगे। अगर हम मिरर लगा देंगे तो ये पूरी लाइट को एक जगह लेकर आ जाएगा ऐसे। यहां पे मान लो लाइट आने लगी, यहां पे पड़ने लगी लाइट ऐसे। अब चूंकि लाइट यहां पे आने लगी तो इस एरिया में काफी ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा, तो यही काम सोलर फर्नेस में ये कॉनकेव मिरर करता है। अगला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पॉसिबल केस आते हैं। ये है पहला कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी पे रखा जाए। यही दो केस आते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि सर इसके अलावा और कोई है कि नहीं, तो नहीं, बताएंगे क्यों। पहला चीज जैसे उसमें रखा था ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, यहां भी रखा है मैंने। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? इन्फिनिटी पे। मानकर चलते हैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनविजिबल है थोड़ा सा, ठीक है, नहीं दिखेगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब लाइट आ रहा है तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर चला जा रहा है, यहां पे लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर चला जा रहा है। तो रूल 1 मेरा बोलता है कि जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से पास होना चाहिए? फोकस। तो इस मिरर में ये लाइट आता ऐसे है, लगेगा फोकस से पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बेंट कर जाएगा। ठीक है, यही काम यहां भी हुआ है। तो ये दोनों लाइट कहां मिल रहे हैं? फोकस पे। इसी वजह से मैंने बताया था कि अगर जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो मैक्सिमम लाइट्स का, वही हमें इमेज का लोकेशन देता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज मेरा कहां बन गया? यहां पे फोकस पे। कहां बन गया? फोकस। साइज कैसा होगा? तो फोकस पे आपको दिख रहा है ये इनफाइनाइट पे बहुत बड़ा साइज हुआ होगा, तभी तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रहा है। तो उसके कंपैरिजन में ये वाला साइज कैसा है? पॉइंट साइज, यानी काफी छोटा है। और तीसरा, इमेज का नेचर कैसा होगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस साइड रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर उसी साइड इमेज बने तब तो रियल है। लेकिन अगर उसके अपोजिट, यानी कि जिस साइड पॉलिश सरफेस है, उधर इमेज बने, यानी कि वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी कि वो काल्पनिक है। तो इसका इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहला यही आता है। दूसरा आप सुनिए, अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, आप यहां रखिए, 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 कहीं भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखिएगा, हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। आई बात समझ में?
उस केस में याद करो इन्फिनिटी के बाद क्या रखते थे, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आप इन्फिनिटी से पोल के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, उसका इमेज हमेशा एफ और पी के ही बीच में बनेगा। एफ और पी का मतलब ये मत समझ लेना केवल यहीं पे, यहां भी हो सकता है, यहां भी एफ और पी के ही बीच में बनेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे एक मानकर चला, डॉट लाइन से दिखा दिया, इन्फिनिटी पे रखा है। तो एक रे ऑफ लाइट जो सी से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहीं से पास हो जाती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे ही चला गया। दूसरा जो पैरेलल आता है वो यहां से तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन पास कहां से कर रहा है, फोकस से। तो ये दोनों लाइन कहां पे मिल रहे हैं, रेड वाली और ब्लू वाली, यहां पे। और इसको मैंने दिखा दिया है ए डैश और बी डैश, यही मेरा इमेज है, ए डैश और बी डैश। इसके कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा है, तो हमने लिखा हुआ है साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, छोटा। पोजीशन कहां है, जब हमने बी और पी के बीच में रखा, सॉरी बी बोल रहे हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा था, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। और तीसरा नेचर पूछेगा आपसे, इमेज का नेचर क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के इधर में जब इमेज बनेगा तो रियल होगा, लेकिन अगर कर्व सरफेस यानी कि जिधर पॉलिश सरफेस है, अगर पॉलिश सरफेस की साइड में इमेज बनेगा तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। आई होप आपको यहां तक बात समझ आई होगी। लिखिए, इसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहे हैं आपको। अभी देखिए, तो यहां तक के बाद आपको पढ़ना है कन्वेक्स मिरर का यूज। तो कन्वेक्स मिरर के यूज में पहला कहां पे यूज किया, सबसे इंपॉर्टेंट रियर व्यू मिरर, जिसको व्हीकल्स के साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज हमको आसानी से दिख पाए और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज नज़दीक दिख पाए, नियर बाई दिख पाए, इस वजह से इसका यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मॉलर इमेजेस अगर किसी लार्जर ऑब्जेक्ट का बनाना है तो हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा। जहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज हमें छोटा दिखाना है, हमेशा इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। 2-3 एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हो, यही चीज़ याद रखना। ये छोटे से क्या दिखाता है, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट का व्यू क्या कर देता है, छोटा। यानी आपको ये ट्रिक याद रखना है, लार्जर टू स्मॉलर। अगर लार्जर टू स्मॉलर होगा, इसका मतलब वाइडर टू नैरो होगा, और यही होता है कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर, तो ये हो जाएगा किसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बस यही 2 ट्रिक याद रखेंगे और इसी ट्रिक पे पूरा का पूरा आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पूछें कि चलो आप बताओ, अगर मान लो मुझे कैमरे के आसपास एक मिरर लगाना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि मेरे कैमरे में अच्छा खासा व्यू आ पाए। अभी मैं फ़ोटो ले रहा था, मान लो अगर सेल्फी से यहाँ से, तो केवल मेरा चेहरा पीछे तक आ रहा था, लेकिन मुझे लेंस नहीं, ये कोई मिरर मान लो पूछा जाए कि कोई मिरर यूज़ करना है जिससे मेरा पूरा वाइड एंगल आ पाए, ये वाला। तो इन दोनों में से कौन सा मिरर यूज़ करें, एक ही कॉनकेव मिरर। आया समझ में। तो कब एग्ज़ाम में आपसे ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और आपको यही ट्रिक याद रखना है। समझ आया कि किस मिरर का यूज़ किया जाता है। तो जब लेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे, बट ये मिरर का था, इसका यूज़ समझ में आ गया, इसका यूज़ समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और फिर न्यूमेरिकल्स। अब ये साइन कन्वेंशन का यूज़ पता है कहाँ है, न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स जब आप बनाओगे ना तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, इसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं, सब का सब गलत हो जाएगा। इसी वजह से इस टॉपिक का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले समझते हैं स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। स्फेरिकल मिरर दोनों में काम करेगा, कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए। जो कनकेव और कन्वेक्स दोनों में कॉमन बातें हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या क्या है सुनो। पहला, जो ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे लेफ्ट ऑफ द मिरर में प्लेस करोगे, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में। आपने हमेशा याद रखा है कि कनकेव हो या कन्वेक्स है, मिरर के लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, याद होगा। दूसरा, जितने भी डिस्टेंस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, उनको मेज़र करते हैं पोल ऑफ द मिरर से। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मान लो यही एग्जांपल है,
तो जो जितने भी डिस्टेंस हैं, जो मान लो ये वाला डिस्टेंस है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसका मेजरमेंट कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, इसको हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि पोल से ही मेजरमेंट करते हैं उसको। तीसरा क्या बोल रहा है कि जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग द एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो आपने ग्राफ पढ़ा होगा ना, ग्राफ कहाँ स्पेस है थोड़ा सा बता रहे हैं, यहाँ पे देखो आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा एक्स और एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, ये वाई और वाई डैश एक्सिस। तो आपने देखा है कि ये ओरिजिन होता है, इससे इधर का जितना भी डिस्टेंस है ये सभी का सभी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, हाँ, और ग्राफ के इधर का ये एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस कैसा होता है, नेगेटिव। समझ आ रही बात? तो वही चीज़ बोलना जा रहा है कि जितने भी डिस्टेंस हैं जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यानी इधर की तरफ ये पॉजिटिव होंगे, और जो कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। मान लो इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है, ठीक है, तो जितने भी इंसिडेंट रे के साइड में मान लो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड के सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस साइड के सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके ऊपर का जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा उसका रीजन समझा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी ऊपर का डिस्टेंस है ये सब पूरा ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी डिस्टेंस आएगा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो सभी के सभी कैसे माने जाएंगे, पॉजिटिव। और उसी प्रकार से ये लास्ट वाला है कि जितने भी डिस्टेंस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर हैं बट वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लाई करते हैं, यानी नीचे की तरफ, ऐसे जैसे यही मान लो ये है ना नीचे की तरफ, ठीक है, तो जो डिस्टेंस नेगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल होगा वो सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यही 5 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है साइन कन्वेंशन के लिए। अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने स्फेरिकल मिरर में किसका एग्जाम्पल लिया है, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर में मैंने अपने मन से एक केस ले लिया है, जब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है, ये ए और बी नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि बियॉन्ड सी रखा गया है। बियॉन्ड सी रखने पे इसका इमेज मैंने बढ़ाया था आपको रे डायग्राम में कि बिटवीन सी और एफ आता है, ठीक है। तो मानकर चले कि ये पैरेलल लाइन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, लॉज ऑफ रे डायग्राम का। तो पैरेलल लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के आएगा वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद। और जो फोकस से पास करेगा ऐसे, यानी कि फोकस से जो इंसिडेंट हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो हमने देखा ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। इस पॉइंट को हमने ऐसे सीधा परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री के एंगल पे, तो इसको बोलते हैं इमेज। ये ए डैश बी डैश से मैंने दिखाया है इमेज, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्राफ के हेल्प से, ग्राफ है ये, मानकर चलो ये इस प्रकार से ग्राफ आपको एक दिखेगा, ऐसा देखो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश दिख रहा होगा। अब मान लो यहीं पे मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये मिरर ऐसा। अब आपको यहाँ पे पोल लेना है, जहाँ ओरिजिन है वहाँ पे क्या लेना है, इसको पोल। अब आप खुद देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा जी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये ग्राफ के नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे हुआ, तो मान लो ये खड़ा है हम, तो मेरा डिस्टेंस यहाँ से वहाँ मापना है उस दीवार से, तो क्या यहाँ से वहाँ तक मापोगे, नहीं, यहाँ बॉटम से लेकर वहाँ तक मापोगे ना। तो यही चीज़ आप क्या गलती करते हैं, यहाँ से यहाँ मेज़र कर देते हैं, नहीं, आपको यहाँ से यहाँ का मेज़रमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से मेज़र किए जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, नेगेटिव। अब थोड़ा और ध्यान से समझिएगा, ये फोकस है, तो फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होगा ये भी तो इसी की तरफ लाई कर रहा है,
है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो इधर ही कहीं फोकस है, इधर ही कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ भी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। किस केस में, कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कनकेव मिरर का, उन चारों पॉइंट्स को मैंने यहाँ लिखा, जो चेंज होंगे उनको अलग से लिखा है, ठीक है। तीसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप देखो तो इसी मिरर के इस साइड में, इसी एक्सिस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लाई करता है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में। और लास्ट वाला अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट भी इसी साइड में लाई कर रही है, लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो हाइट एबव हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, चूंकि हाइट को हम यहाँ से यहाँ ना मेजर करेंगे, इसकी हाइट को हम कैसे मेजर करेंगे, इसकी हाइट को यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल गया ना, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसी वजह से ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ तक समझ आ गया। क्या क्या चीजें नेगेटिव होंगी अब समझिएगा। इस केस में आपको इमेज डिस्टेंस v दिख रहा है, यहां से यहां का डिस्टेंस को v बोलते हैं, ठीक है। यहां जगह नहीं था तो मैंने यहां लिखा है। अब आप देखो यहां से यहां का डिस्टेंस v आपको नेगेटिव दिख रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलो इस केस में नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो का मतलब हो गया कि वो इधर में है, तो यानी नेगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है। और जब नेगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी इस केस में हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। बट क्या ये हर एक केस में पॉसिबल है, तो नहीं। आपने इसके 6 रे डायग्राम पढ़े थे, जिसमें 5 में तो ये लागू होगा, लेकिन एक रे डायग्राम में ये गलत हो जाएगा, उसके लिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है। मानकर चलो कि मैंने एक दूसरा एक्सेप्शनल केस इसका है जहाँ पे ये फेल हो जाता है, वो एक्सेप्शनल केस ये है। आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, मैंने पढ़ा है लास्ट केस, केस नंबर 6, जिसमें पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाता है। दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है और यहीं से पास हो जाता है, बट ये पीछे की तरफ एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है और एक पॉइंट पे मिलता है जिसका नाम है, ऐसा कुछ मैंने दिया हुआ है, ए डैश और बी डैश। यानी ऑब्जेक्ट आपका छोटा था, इमेज काफी बड़ा बना, मिरर के इस साइड बना, इसी वजह से ये इमेज हमेशा कौन सा फॉर्म का होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अगर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो कहने का मतलब यह है, अब देखो यहाँ पे कहानी पलट गई, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि ये मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर ही है, तो ये तो नेगेटिव ही होगा, ये बात सही है। फोकल लेंथ इसी साइड है मिरर का, यानी इस मिरर के इधर है, तो ये भी नेगेटिव ही होगा। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर c, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि मिरर के इसी साइड है ना। अगर आप बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि आप देखो तो वाई एक्सिस के, पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ आया। बट क्या यहाँ पे चेंजेस होंगे, यही वाला हाइट ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस। कैसे, देखो अब ये डेटा इमेज आपका इधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है इमेज, अगर इस साइड ए डैश बी डैश बन रहा है, तो अब हम इस पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर गए ना, अरे बात समझ में। तो इमेज डिस्टेंस, अगर ग्राफ आपने मैथ्स पढ़ा है, ओरिजिन के इस साइड में, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में आपका जो v है, यहां से यहां तक v की जो वैल्यू है, ये हमेशा कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव। अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं हाइट ऑफ इमेज है ना, HI बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ है। हाइट ऑफ इमेज अब कैसा मिलेगा, ये भी पॉजिटिव, क्यों, देखिए ध्यान से, भले इस साइड हो लेकिन वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, ये जैसे ये था वैसे ये भी पैरेलल है वाई एक्सिस के, हाइट ऑफ इमेज ये इसके पैरेलल है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस वजह से हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ आ रहा है। तो केवल इसी केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, बाकी सब केस में हाइट ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, याद रहेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसको समझते हैं। ये तो चारों सब में लागू होते हैं, चाहे ये केस हो या ये केस हो, लेकिन इसके लिए क्या अलग हो जाता है, अब सुनिए, नोट में इसीलिए लिखा है कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा,
हाइट ऑफ इमेज होगा एंड इमेज डिस्टेंस जिसको v बोलते हैं, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए यहाँ पे इमेज का पोजीशन कुछ और था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया था इमेज डिस्टेंस हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे इमेज का पोजीशन मिरर के इस साइड हो जा रहा है, इस वजह से हाइट ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या हो गए थे, पॉजिटिव। तो ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ इमेज पे। अब इसी चीज को कॉन्सेप्ट में अच्छे से लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एरो डाल के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको, कि हाइट ऑफ इमेज HI या फिर हाइट ऑफ डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस यानी v, हाइट ऑफ इमेज HI, इमेज डिस्टेंस को v से लिखते हैं v, ये पॉजिटिव होते हैं हमेशा, बट एक केस को छोड़ के। कब, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे हम रखे, पोल एंड फोकस के बीच में, यानी यही केस में नेगेटिव आ रहा था ना। क्या बोल रहे हैं, ये नेगेटिव लिखना था, उल्टा हो गया ये, सॉरी, यहां नेगेटिव लिखना था, यहां नेगेटिव लिखना था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होते हैं, एक केस को छोड़ के। कब, जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखे, पोल और फोकस के बीच में। बस यही डेटा आपको कॉपी करना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में आप मिरर फॉर्मूला समझिए क्या होता है, इसको एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए। 1/v प्लस 1/u कितना होता है, 1/f। v होता है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। एक चीज और आपको नोट करना चाहिए कि फोकल लेंथ जो होता है ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से, तो f इक्वल्स टू R/2, या फिर आप यहां से R का वैल्यू निकालेंगे तो 2f भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा मैग्निफिकेशन। अब ये क्या बोल रहा है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंस टू विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइड। यानी इसका एक ही सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट साइज से इमेज का साइज, मान लो ये ऑब्जेक्ट है AB, ये मिरर है कुछ ऐसा, ठीक है, यहां भी लिख दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में मिरर के ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज है ये इससे कितना बड़ा या कितना छोटा है, इसी के रिलेशन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। समझ आ रहा है बात? यानी कि ये एक रेशियो बनाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस का, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का ये रेशियो बनाता है। इसका मतलब यह है कि मैग्निफिकेशन का एक ही मतलब है कि मैग्निफिकेशन कहाँ यूज होता है, आपको देखने के लिए कि ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज का साइज बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। यही 3 केस होते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, उसके बाद कुछ और डिटेल है वो लिखेंगे ठीक है। देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HI/HO लिखना अपना। मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका रेशियो आपको बता देगा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है। दूसरा, मैग्निफिकेशन को हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा। उसके बाद और सुनो, केवल ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो नहीं होता, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बाई में इमेज डिस्टेंस v का भी रेशियो होता है, यानी m का जो वैल्यू होगा -v/u होता है, याद रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था डायरेक्टली, वो क्या है अब दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था, सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो क्या पूछा था उसको पहले हम नोट्स के रूप में लिख दे रहे हैं। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब क्या होगा, m की वैल्यू 1 हो तब क्या होगा, और m की वैल्यू 1 से छोटी हो तब क्या होगा, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि जो साइज ऑफ इमेज है, इमेज वो बड़ा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब आप समझिएगा, m का वैल्यू 1 से बड़ा का मतलब m का वैल्यू आ सकता है ना 1.2, 1.4, 2.3। तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज का साइज 2.3 टाइम्स है।
ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज का साइज कितना है 1.2 टाइम्स। इसका मतलब एक और समझा दे रहे हैं अगर नहीं समझ आ रहा तो। मान लो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना वो मान लो 5 सेंटीमीटर था, बट इमेज का साइज आ गया आपका कितना पता है 10 सेंटीमीटर। तो आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो HI/HO लिखोगे, तो 10/5 लिखोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, इसका मतलब देखो कि कहीं ना कहीं हाइट ऑफ इमेज बड़ा है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इसका मतलब हो गया कि साइज ऑफ इमेज किससे बड़ा होना चाहिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। या इसी को अदर वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ, इस वर्ड में लिखने की कोशिश करें तो ये भी तो लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज किससे बड़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। तो एक ही वर्ड में लिखते हैं। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हो जा रहा है, दोनों सेम। और अगर ये छोटा है 1 से तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज जो होगा, ठीक है, वो भी छोटा हो जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। और यही क्वेश्चन पूछा गया था 5 से 6 साल, ठीक है, 5 to 6 ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये आते हैं 2 नंबर के या 1 नंबर के। अब इसमें एक मतलब भी पूछा जाएगा आपसे, आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि एम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा कैसे, ठीक है। तो वो जब आंसर्स लिखेंगे तो आपको आइडिया आएगा।